बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वाशिंगटन और लंदन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नादरीन, पेंटागन की बहुत बड़े पैमाने पर ओवरहॉलिंग एक तो इसकी टेक्टिकल और स्ट्रेटजिक पॉलिसियों पर नज़रसानी के हवाले से हो रही है, तो दूसरी ओवरहॉलिंग में इसके ढांचे में ऊपर से नीचे तक तबादलों और बरतरफियों का सैलाब बर्पा होने जा रहा है। अमेरिका जैसी आलमी ताकत का अपनी हिकमत अमली की नाकामी का एतराफ़ करके ख़ुद को बदलने के लिए इतने बड़े पैमाने पर सर्जरी करना एक बहुत बड़ा सबक है उन कौमों और ममालिक के लिए जो मुसलसल नाकामियों से दो चार हैं, लेकिन अपने आप को बदलने पर तैयार नहीं। और नतीजा ये है कि उनकी तबाही व नाकामी का जो गड़ा है वो मज़ीद गहरा होता जा रहा है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अशराफिया ने ख़ुद को बदलने का बर वक्त फ़ैसला नहीं किया, जिसकी वजह से पहले हम मशरक़ी पाकिस्तान से हाथ धो बैठे, फिर हमने मकबूजा जम्मू व कश्मीर गंवा दिया और अब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है। और हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट का पिछले 40 साल से चहीता सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली में खड़ा होकर ख़बरदार कर रहा है कि अगर बलूचिस्तान के 5-7 अज़ला खुद मुख्तारी का ऐलान कर दें कि जहाँ पर इस वक्त हुकूमत की रिट न होने के बराबर है, तो दुनिया उन्हें आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लेगी और पाकिस्तान एक बार फिर टूट जाएगा। नाज़रीन कराम, मईशत, तजारत और साइंस व टेक्नोलॉजी की तरक्की ने दुनिया को जिस तेज़ी से बदला है, इसकी वजह से मकामी और कौमी सतह से लेकर रीजनल और इंटरनेशनल लेवल तक गलबे और बरतरी के जो पुराने फार्मूले हैं वो मुसलसल नाकाम साबित हो रहे हैं। और इन्हीं नाकामियों की वजह से अमेरिका ने महसूस किया कि चीन इससे आगे निकल रहा है, तो इसने बहुत से कड़वे घोंट पीते हुए ज़मामे इक़्तिदार उसी ट्रंप के हवाले कर दी, जिसे अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट अपना दुश्मन अव्वल समझा करती थी। बहुत बड़ी नाज़रीन ये बात है। कुदरत खुदा की देखिए कि जो ट्रंप कल तक अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को जहर लगता था, आज वही उसके लिए तरियाक बनकर सामने आना चाहता है और आ गया है। और चीफ सर्जन की हैसियत से आलमी सुपर पावर को लाहक मुख्तलिफ बीमारियों के तेज़ रफ्तार इलाज के लिए मेजर सर्जरी शुरू कर चुका है। बीमारियों के इस तेज़ रफ्तार इलाज के लिए जो मेजर सर्जरी हो रही है, उसकी तफसील हम साबिक वीडियोज़ में दे चुके हैं। आज कुछ मज़ीद तफसील देंगे और फिर बताएंगे कि यह सर्जरी पाकिस्तान में भी क्यों ज़रूरी है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके साथ वो हैरान कुन तफसीलात शेयर करेंगे कि पेंटागन के ताकतवर तरीन जर्नैलों से लेकर महकमा दिफा के 75 से 95 हज़ार सिविल मुलाजमीन की बरतरफी तक ये जो मेजर सर्जरी है, ये कितने बड़े पैमाने पर चीर फाड़ का बायस बनने जा रही है। और अगले 5 बरसों के दौरान दिफाई बजट में 8% कटौती करके सालाना 50 अरब डॉलर सिर्फ दिफाई बजट से बचाने का फ़ैसला क्यों किया गया है, और इस फ़ैसले के पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को अगर आप एक गधा भी समझ लें और पाक फ़ौज को अगर इसका मालिक भी मान लिया जाए, तो गधे का इंतहाई कमज़ोर और लागर हो जाना खुद मालिक की बका और सलामती के लिए ख़तरा बन जाता है कि फिर गधा अपने मालिक का वज़न उठाने के काबिल नहीं रहता। अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने भी महसूस कर लिया था कि अगर इसने अपनी हिकमत अमली और जारहाना पॉलिसियाँ ना बदलीं, तो उनका गधा भी इसकी जारहाना पॉलिसियों और अखराजात का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहेगा, और फिर यानी वो ख़ुद भी जो गधे का मालिक है वो ख़ुद भी तबाह व बर्बाद हो जाएगा। ये अदराक उसने जूँ ही किया
تو اس نے اپنی پالیسیوں میں کئی ہنگامی یو ٹرن لے لیے اور ٹرمپ کو چیف سرجن بھرتی کر لیا ہے۔ اس لیے ناظرین، اسی تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو بھی کم از کم 10 برس کے لیے وزیر اعظم پاکستان بنانا اب GHQ کی مجبوری بن گئی ہے، اور کپتان اس بات کو خوب سمجھتا ہے، اس لیے اسے کوئی جلدی نہیں ہے، اور وہ یہ ذمہ داری اب اپنی شرائط پر لینے کی جو حکمت عملی ہے وہی اپنائے ہوئے ہے، اور یہی درست راستہ ہے۔ پاکستان کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ نے بھی مسلسل ناکامیوں کے بعد آخر کار یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ اقتدار کو میوزیکل چیئر بنانا اور سیاسی حکومتوں کو کرپٹ کر کے اپنی انگلیوں پر نچانا عارضی اور ٹیکٹیکل حوالے سے تو کچھ کامیابیاں دے سکتا ہے، لیکن مستقل اور اسٹریٹجیکل حوالے سے اس کا نتیجہ آخر کار ایک بہت بڑی ناکامی کی صورت میں نکلتا ہے، جو ناکامی سے زیادہ تباہی ہے۔ اور اس خوفناک ناکامی نے ایک طرف ملک کی بقا خطرے میں ڈال رکھی ہے، تو دوسری طرف پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی اکثریت اور خاص طور پر دور جدید کے چیلنجز سے نمٹنے کی جو اصل صلاحیت رکھنے والی نوجوان نسل ہے، اس میں پاک فوج کو انتہائی غیر مقبول بنا دیا ہے۔ اور جس کپتان سے ناظرین اس کی ٹیم نفرت کرتی ہو وہ کبھی پرفارم نہیں کر سکتا، یہ ایک فطری بات ہے۔ اس لیے اب ایک ہی راستہ بچا ہے کہ آپ اس کپتان کو چیف سرجن بنائیں جس کے پاس ملک کے اندر ہر صوبے میں، ہر خطے میں، ہر قوم میں اور پوری دنیا میں ایک باصلاحیت عوام اور نوجوان نسل کی ایک بہت بڑی ٹیم موجود ہے، اور وہ صرف عمران خان ہے۔ ملک و قوم کے لیے کچھ کرنے کے جذبے سے بھی سرشار ہے، نہ صرف وہ عمران خان سرشار ہے یعنی جو کپتان ہے، بلکہ ملک کے چاروں صوبوں میں اور اوورسیز جہاں جہاں بھی اس کی ٹیم موجود ہے، یہ جو جذبے سے سرشار ہونے والی بات ہے وہ اس میں بھی موجود ہے۔ اور اس وقت پاکستان کی کسی سیاسی جماعت یا غیر سیاسی قوت یا طاقت، ایون کہ خود پاک فوج کے پاس بھی یہ صلاحیت نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے اس وقت عمران خان کو ایک ایسی جذبوں سے سرشار ٹیم کی صورت میں دے دی ہے، اور خود جو عمران خان کی ذات میں جو اتنی صلاحیتیں جمع ہیں، جو اس نے تجربے سے سیکھا ہے اور جو قدرت نے اس کو دیا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں جمع ہو کر ایک بہت بڑی زوردار، ایک لڑنے والی بیٹرڈ ہارڈن ٹیم اس وقت اگر پاکستان میں کوئی ہے جو ملک کو اٹھا سکتی ہے، تو جس طرح ٹرمپ اور اس کی ٹیم امریکہ میں کر رہی ہے وہی کام عمران خان پاکستان میں کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس چیز کو ہماری ڈیپ اسٹیبلشمنٹ اب سمجھ تو گئی ہے، لیکن زبان سے اقرار کرنے میں ابھی تک پس و پیش سے کام لے رہی ہے، لیکن اس کو پوری دنیا بھی سمجھ چکی ہے۔ اس کو جو پاکستان کے حوالے سے 2 اہم ترین ممالک ہیں، امریکہ اور چین، یہ بھی سمجھ چکے ہیں، اور جو دیگر 2 اہم ترین ممالک ہیں روس اور سعودی عرب، وہ بھی سمجھ چکے ہیں۔ اس لیے بات اسی طرف جا رہی ہے جو ہم سابقہ ویڈیوز میں آپ کو بتاتے رہے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں یہ بات کھول کر بیان کرنے لگے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بھارت کی جو اپنا ہمسایہ ملک ہے اس کی بھی مثال سامنے رکھیں تو عمران خان کی کپتانی میں اس ملک گیر بلکہ عالمگیر ٹیم کو پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنانے کا ٹاسک دیتے ہوئے کم از کم 10 سے 15 برس کے لیے کسی بھی ڈسٹربنس اور سازش سے مکمل طور پر پاک اقتدار دینا ہوگا۔ اب صرف اقتدار دینا مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو باری دے دیں، نہیں، بلکہ آپ کو اس کو سپورٹ کرنا ہوگا، اور نہ خود اس کے خلاف کوئی سازش کرنی ہوگی، نہ کسی دوسرے کی سازش کی آپ نے حوصلہ افزائی کرنی ہوگی۔ انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں 10-10, 20-20, 25-25 سال کے لیے ایک ہی سیاسی جماعت کا جب اقتدار رہا ہے، پہلے طویل عرصہ کانگریس کے پاس رہا اور اب طویل عرصہ BJP کے پاس ہے، تو انڈیا دیکھے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ صرف اس کے فارن ریزروز جو ہیں اس وقت
$500-600 से भी तजावज़ कर गए हैं, 500-600 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर गए हैं। और हमारे पास जो 5-10 अरब हैं वो भी हमारे नहीं हैं, उसमें कुछ 2-4 अरब चीन के हैं, कुछ 2-4 अरब सऊदी अरब के हैं, 2-4 अरब मुत्तहिदा अरब अमारात के हैं। यानी हमारा अपना तो सिर्फ 2-4 अरब डॉलर भी नहीं है, और कहाँ 500-600 अरब डॉलर। तो इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मुस्तहकम सियासी हुकूमतें हैं वो कितनी बड़ी नेमत होती हैं अपने मुल्क के लिए। इसलिए नाज़रीन, हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट की मुसलसल रस्साकशी और म्यूज़िकल चेयर वाले इक़्तिदार का अगर एक और तजर्बा अगर आपने किया तो ये मुल्क व कौम की फिर आखिरी गलती भी साबित हो सकता है कि जिसके बाद फिर तबाही और बर्बादी ही होगी। और अल्लाह ताला हमें ऐसे अलमनाक अंजाम से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और हमें अपने तौर तरीके बदलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, अमेरिका में जो तब्दीली आ रही है वो इसके दायरा असर में शामिल ममालिक के सियासी व मुआशी मामलात पर किस तरह असरअंदाज होगी, इसकी वजूहात बड़ी सादा और फितरी हैं। दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं वो एक तरह का निज़ाम शमसी होता है जिसमें सूरज जो है वो सुपर पावर खुद होती है, और इसके गिर्द जो घूमने वाले सैयारे हैं वो इसके इत्तेहादी या दायरा असर के ममालिक होते हैं। और सूरज जिस सिमत में सफ़र करता है वो अपने पूरे निज़ाम शमसी को अपने साथ साथ लेकर चलता है। ये नहीं हो सकता कि सूरज तो अपना रास्ता बदल ले और इसके निज़ाम शमसी के जो सैयारे हैं वो अपनी ही जगह पर महव गर्दिश करते रहें, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये समझ लें कि अमेरिका में जो पॉलिसी चेंज आ रही है, पॉलिसी में वही तब्दीली इसके दायरे असर में शामिल ममालिक में भी आएगी। और जिस मुल्क की हुकूमत इस तब्दीली से इनकार करेगी वो अपनी कब्र खुद खोद लेगी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की मिसाल हमारे सामने है कि यूरोपीय यूनियन जैसे ताकतवर ब्लॉक की भरपूर सपोर्ट के बावजूद इसके लिए अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली के मुताबिक ख़ुद को ढालना मजबूरी बना हुआ है। पाकिस्तान के लिए तो ऐसी ज़ोरदार सपोर्ट भी मौजूद नहीं नाज़रीन जो यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन के ममालिक की सूरत में मौजूद है। इसलिए अगले 3.5 हफ्तों बाद जब सदर ट्रंप और उनकी टीम यूक्रेन टास्क से फारिग होकर पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे होगी तो पाकिस्तान में तब्दीलियों की रफ्तार कितनी तेज़ हो जाएगी ये अब अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं रहा। नाज़रीन इकराम, जब तक अमेरिका ने हर काम धौंस धांधली और ज़बरदस्ती से लेने और करप्शन के ज़रिए हर काम लेने की जो अपनी और हर किसी को ख़रीदने की जो अपनी रियासती की जो असूल हैं उनको अपनी रियासती पॉलिसी का हिस्सा बनाए रखा, तो इसके दायरे असर में मौजूद ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो भी इसी पॉलिसी पर चलते रहे और वो कामयाबी इसी बात को समझते रहे। और इनकी जो पॉलिसियां हैं वो भी रियासती जुल्म व जबर और करप्शन की इंतहा वाली रहीं। अब जबकि वो पैसा आना बंद हो जाएगा कि जिसने पूरे सिस्टम को करप्ट कर रखा है और आवाम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत रहने की पॉलिसी भी तब्दील कर दी जाएगी, तो जिस तरह ख़ुद अमेरिका में आवाम की अक्सरियत की हिमायत वाली हुकूमत और अखराजात में कमी और जदीद मईशत का फ़रोग़, ये सारे पॉलिसियों को रास्ता दिया गया है। अमरीकी निज़ाम शमसी वाले तमाम ममालिक में भी अब यही फार्मूला लागू होगा, ये कानून फितरत है। ज़ेलेंस्की ने नाज़रीन 1 साल के लिए इलेक्शन मुलतवी किया है तो ट्रंप ने इसे डिक्टेटर होने का ताना दे दिया है। पाकिस्तान में 8 फरवरी का पूरा इलेक्शन चोरी हो चुका है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत इस चोरी शुदा मैंडेट के साथ किस तरह कायम रहेगी इस नए सिस्टम के तहत, आप समझ लें कि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए शहबाज सरकार का जो अंजाम है वो दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। चंद हफ्ते या चंद महीने, इससे ज़्यादा इसके पास अब वक़्त नहीं है।
नाज़रीन, अमेरिका रूस मज़ाकरात का जो दूसरा मरहला है वो अब 25 फरवरी से सऊदी अरब में शुरू होने जा रहा है, जिसमें अब 100% यूक्रेन जंग पर फोकस रखने की बजाय दुनिया के दीगर खित्तों के मामलात पर डायलॉग होगा। और ज़राए का कहना है कि इन मज़ाकरात में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा, क्योंकि रूस का मुतालबा है कि अगर अमेरिका इसे वापस आलमी धारे में लाने के हवाले से मुखलिस है तो फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में मुसलसल जंगों, प्रॉक्सी वार्स और दहशतगर्दी के ज़रिए रूस की गर्म पानियों तक रसाई रोकने की जो पॉलिसी है वो बदली जाए, और ये उसका जायज़ मुतालबा है। इसलिए ये इम्कानात वाज़े हो रहे हैं कि आने वाले बरसों में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अमन और मुआशी इस्तेहकाम लाना अमेरिका, रूस और चीन तीनों बड़े आलमी खिलाड़ियों की मुश्तरका पॉलिसी की सूरत में सामने आने वाला है। और इस नई आलमी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में अवाम की हकीकी नुमाइंदा मुस्तहकम हुकूमत का क़याम भी एक मुश्तरका आलमी एजेंडे की सूरत इख्तियार कर लेगा, और ये आलमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा होने में अब ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 माह लगेंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। इसलिए भी जो लोग शहबाज हुकूमत के सडन डेथ यानी अचानक मौत, मर्ग मफाजात से दो चार होने की पेश गोइयाँ कर रहे हैं, वो इतना गलत भी नहीं कह रहे। नाज़रीन, अडयाला जेल में ज़ेर समात मुकदमात को 10 रोज़ तक मुलतवी करके हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट ने इस आलमी तब्दीली के असरात को रोकने की एक आर्जी कोशिश की है। इस फैसले की एक वजह आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर का बरतानिया का तवील दौरा भी था। उन्हें उम्मीद थी कि बरतानिया के ज़रिए वो ट्रंप और पेंटागन से अपने मामलात सीधे कर लेंगे, लेकिन कुदरत खुदा की देखिए नाज़रीन, इस दौरान 2 ऐसे वाक़यात पेश आ गए कि सारी मंसूबाबंदी धरी की धरी रह गई। और जो कहते हैं कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, इंसान मंसूबे बनाता है लेकिन जब मशीयत इलाही को मंजूर ना हो तो अचानक ऐसे हालात व वाक़यात पे पैदा हो जाते हैं कि आपकी वो सारी मंसूबाबंदी धरी की धरी रह जाती है। इसकी मिसाल ये है कि आप अपने बच्चे बच्ची का रिश्ता देखने के लिए किसी के घर जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई हादसा हो चुका होता है, या उनके बच्चे और बच्ची का जो वालिद या वालदा है उसको हार्ट अटैक हो जाता है, या उनके फैमिली में किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उस घर में हाहाकार मची हो, तो आप जिस मकसद के लिए वहाँ गए हैं फिर आप वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ सूरत हाल ही वो बात करने वाली नहीं होती। यही सूरत हाल इस वक्त बरतानिया में है और अमेरिका में है। वो क्या है? वो ये है नाज़रीन कि एक तो यूक्रेन के सदर और ट्रंप में कशीदगी बढ़ने से यूरोपीय यूनियन और बरतानिया को अपनी पड़ी हुई है, उन्हें अपनी पड़ गई है, और बरतानवी वज़ीर आज़म और सदर फ्रांस के सदर के ट्रंप के जो साथ ताल्लुकात हैं उनमें बहुत कशीदगी आई हुई है। बल्कि कल ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि जो बरतानवी वज़ीर आज़म है और फ्रांसीसी सदर है, इनके पास यूक्रेन जंग के हवाले से कोई कार्ड नहीं है, सब पत्ते जो हैं वो मेरे पास हैं या रूस के सदर ट्रंप पुतिन के पास हैं। इनके पास जो मौके थे वो इन्होंने ज़ाया कर लिए। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की के पास भी मौके थे, अपनी जो 3 साल से जंग हो रही थी उसने इस जंग को बंद करने का सोचा ही नहीं। उसने जो उसको पास मौके आए रूस के साथ, रूस पर जब दबाव पड़ा बहुत शुरू में, तो उस टाइम वो उससे डील कर लेता। उसको उसने अच्छा डील मेकर होने का सबूत ही नहीं दिया। उधर से नाज़रीन एक ये सूरत हाल पैदा हुई कि जो ही हमारे आर्मी चीफ साहब जाते हैं बरतानिया में तवील दौरे पर, उन्हें उम्मीद थी कि मैं वहाँ 3-4 दिन रहूँगा तो उस दौरान मैं मामलात को सीधे कर लूँगा।
ایک تو برطانیہ اور امریکہ کے جو اپنے تعلقات ہیں ان میں اتنا تناؤ آ گیا، کشیدگی آ گئی، اور یوکرین کا ایشو اتنا زیادہ بگڑ گیا کہ وہاں یورپی یونین پوری کی اور نیٹو ممالک کے ساتھ مسائل بن گئے۔ وہ کبھی اپنی اجلاس کرتے پھر رہے ہیں، کبھی یوکرین کے حوالے سے صدر ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور صدر ٹرمپ نے اسی دوران پینٹاگون کی اوور ہالنگ شروع کر دی۔ اب پینٹاگون کی جب اوور ہالنگ شروع ہو گئی تو وہاں غیر یقینی چھا گئی۔ اب وہاں سے وہ برطانیہ کے کسی فوجی جرنیل سے، جس سے کے ساتھ بھی ہمارے آرمی چیف کا اس وقت بات چیت چل رہی ہے، وہ پینٹاگون میں کس کے ساتھ بات کرے، وہاں تو اوور ہالنگ شروع ہو گئی۔ اب پتہ ہی نہیں کہ وہاں جو نیا آ رہا ہے اس کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات ہیں۔ وہ کافی عرصے سے وہ ریٹائر ہے، وہ پتہ نہیں اس کے ذہنی ہمانگی کیا ہے، پینٹاگون کے جو نئے سربراہ اور نئے جرنیل آ رہے ہیں ان کو کیا ٹاسک ملتا ہے، وہ آ کون رہا ہے، یہ سارے معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے جسے کہتے ہیں نا کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، آرمی چیف بڑا منصوبہ بنا کر تو گئے تھے کہ عمران خان کو میں یہاں بند کر دیتا ہوں کچھ دنوں کے لیے اور اپنے معاملات سیدھے آ کر کے پھر اس کے ساتھ آ کر ڈیل کروں گا کہ دیکھو جی میری گال بات ہو گئی ہے۔ اب وہ اس گال بات کے بغیر ہی جب واپس آئیں گے تو جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ مڈ نائٹ ٹریک ٹو مذاکرات عمران خان کے ساتھ کر رہی ہے، اور کسی حد تک ذرائع کہتے ہیں کہ اس میں پیش رفت بھی ہوئی ہے، تو پھر ان میں جو عاصم منیر کی پوزیشن ہے وہ اب مزید کمزور ہو گئی ہے، اور عمران خان کی پوزیشن مزید بہتر ہو گئی ہے، اور حکومت جتنی ہی تاخیر کرے گی اس ڈیل کرنے میں اس کو اتنی ہی زیادہ مزید کمزور پوزیشن اس کی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ کہنا ہے جہاں دیدہ حلقوں کا۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔